जी सर, अब्बू के मैं आपको स्क्रीन शेयर की थी, अभी हुई थी, लेकिन उसके बाद से चलिए नहीं हो रही। स्टार्ट करें ना, जल्दी स्क्रीन शेयर स्टार्ट करवा दें, जल्दी से जी करवाइए सर। वक्तावर। जी सर, हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर करें स्टार्ट। जी करें स्टार्ट शाबाश। Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here. My name is Junaid Ahmed, and today our topic of presentation is the uses of assembly language in medical field. So there are four members in my group. First of all, me, Junaid Ahmed, and then Hassan Ahmed, and Abu Bakr, and then Bakhtabar. So let me clear one thing before starting my presentation is that I will try my best to explain each and every point during the presentation. But if anything you understand and you think that any point is missing, then you ask. Inshallah, I will try to clear it. So let's start. कहानी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा मुझे। अबू बकर फोर्थ स्लाइड चलाओ। अबू बकर फोर्थ स्लाइड करो यार। जुनेद, अगर आपके पास है तो आप उसी से प्रेजेंट कर दें। ओके हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में असेंबली सारे लैंग्वेज बच्चे ना की म्यूट जरूरत। करें शाबाश, जो एक बच्चे बस वही प्रेजेंट करे, बाकी सारे म्यूट करें। सर ये रोल नंबर 25 का माइक ऑन है, इसको काइंडली ऑफ करवा दें। फिर करें फिर स्टार्ट, फिर नहीं भाई वो रोल नंबर 25 में माइक म्यूट कर रहा है। ओके हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं सबसे पहले ये बयान करना चाहूँगा कि असेंबली लैंग्वेज की स्टार्टिंग पे हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकएंड पे चीज़ समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का तो हमें एज वेल पता है कि जो कंप्यूटर है वो ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, लेकिन अब इंसान ने अपने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करना था, लेकिन उसकी ग्रिप जो है मशीन लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल नहीं थी। ना ही उसे लर्न करना ईजी था और ना ही कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कमांड देना ईजी था। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर अब तीन तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं जो सबसे पहले जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज। उसके बाद जो है असेंबली लैंग्वेज आती है। उसके बाद अब जो मार्केट के अंदर काफ़ी इन हो चुकी हैं और सबको पता है हाई लेवल लैंग्वेज, मसलन सी प्लस, जावा, पाइथन और डिफरेंट टाइप की मार्केट के अंदर लैंग्वेज इन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जब हमने कंप्यूटर से डिफरेंट तरह की जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवानी थी, तो तब हम मशीन लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप नहीं थी, जिसकी वजह से असेंबली लैंग्वेज को मार्केट के अंदर इन किया गया। 1940s के अंदर सबसे पहला असेंबलर आया। ठीक है, जिसने हमारे कोड को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी और इंस्ट्रक्शन हमने इनपुट दी और कंप्यूटर ने हमें किसी भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसकी आउटपुट डिलीवर की। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो अब बात करते हैं व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि निमोनिक्स क्या चीज़ है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज की जब हम डेफिनेशन अगर शॉर्टली बयान करें तो वो है द कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो निमोनिक्स को मैं डिफाइन करने के लिए एक इररेलेवेंट सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको निमोनिक्स की समझ दूंगा। जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन यूज़ करते हैं। अब फंक्शन का काम क्या होता है, यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं उनका काम क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो कोड अपने प्रोग्राम के अंदर रिपीटेडली यूज़ करना चाह रहे होते हैं हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं, और जहाँ भी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, अब हम मशीन लैंग्वेज के ऊपर हमारी ग्रिप नहीं थी है बिल्कुल भी।
अब हमने क्या किया, हम मशीन फर्ज कर लिया हम एक ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, टू नंबर्स को यूजर से इनपुट करवाते हैं, अब हम ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज के ऊपर हमारी ग्रिप नहीं थी कि हम उसे परफॉर्म करते। तो हमने क्या किया, मशीन लैंग्वेज का कोड एक रखा एक फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल, और उसे नेम दे दिया ऐड का, और वो हो गया एक निमोनिक्स। इसी तरह डिफरेंट नंबर ऑफ निमोनिक्स मिलकर असेंबली लैंग्वेज को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। So there are different type of definitions of assembly language on the Google, but I appreciate this that the collection of the mnemonics is called assembly language, क्योंकि जितने भी mnemonics है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया ऐड का ऑपरेशन है, सम है, मूव है, जो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज कर चुके हैं, उन्हें हम mnemonics कहते हैं, और इनका सम जो है असेंबली लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टार्टिंग के ऊपर तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद नहीं थी, तो हमने असेंबली लैंग्वेज को स्टार्ट किया और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी हमारे पास चूंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस काफ़ी मार्केट के अंदर इन है, तो अभी तक हम असेंबली लैंग्वेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्यों जो असेंबली लैंग्वेजेस हैं इनको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपने नेक्स्ट ग्रुप मेंबर को कॉल करूँगा, हसान अहमद को, कि वो आए उसे एक्सप्लेन करें। Assalamu alaikum. My name is Hassan Ahmed. My topic is why we still use language, assembly language. If we learn assembling language, we will learn the low level operation of the computer. Assembling language requires the detailed knowledge of how central processing unit or CPU functions within a computer. The syntax and commands are depend on specific CPU itself. However, I maintain that learning the low-level operations of the computer is very good thing and we will make a better performance. Because of this, you understand and fundamentally how computer operators and help you in certain situation. Another scenario where you absolutely need to understand assembly language is for compiler designer or so if you working as a C compiler or C++ compiler that compiles a high-level language into assembly language, we absolutely need to understand how assembly language works. This is probably more common scenario that you may need to debug programs in C or C++ and look at very low level details if you have a piece of code that not performing properly and we have a really high performance need out of a piece of code. If you may need to look at assembly code that being generated by the C++ or C compiler, that of course we will require a detailed knowledge of assembly language or at least high level language understanding of how it works so you can exactly that compiler produce. Next I would call Abu Bakr for further presentation. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबू बकर और मैं आज दो मशीन्स के बारे में बताऊंगा आपको जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए ना इस्तेमाल होती हैं। तो जो फर्स्ट मशीन है वो है सिटी स्कैन। तो ये मशीन हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ हैंड हो गया, हेड हो गया, तो इनका एक्सरे वगैरह लेने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये जो मशीन है ये भी ऑपरेट होती है असेंबली के ज़रिए। तो जो सवाल ही पैदा होता है कि अभी भी हम अपनी जो मशीन्स के अंदर असेंबली को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि बताया अभी उन्होंने जुनैद भाई ने बताया, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक तो एफिशिएंट और फास्ट है, ठीक है, तो इसका कोड ना जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जो मरीज होता है उसकी ज़िंदगी क्योंकि अहम होती है, एक एक उसका जो लम्हा होता है एक एक वो अहम होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये फास्ट है, क्योंकि ये इसलिए। जो नेक्स्ट जो मशीन है वो है हार्ट रेट मॉनिटर। तो ये मशीन भी बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है, यानी कि इसके अंदर भी हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई है और इसके ज़रिए हम इसको करते हैं ऑपरेट। सो आई जो
नेक्स्ट हमारा जो है ना साथी वो है बख्तावर भाई। जी माय टॉपिक इज अबाउट एवरीवन नोस। जैसे कि सबको पता लग गया, जुनैद भाई ने और दूसरों ने हमें एक्सप्लेन कर दिया कि हम असेंबली लैंग्वेजेस को किस तरह यूज़ कर रहे हैं इन मेडिकल फील्ड्स। तो सिर्फ और सिर्फ जैसे हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि इसकी कोडिंग क्या है, उसका यूज़ भी हमें पता होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कि उस इक्विपमेंट्स के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी ज़रूरियात दरपेश होती हैं जिसको हम मद्देनज़र रखकर अपने रिसर्चेस को पूरा फुलफिल कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंबली मेडिकल प्रोडक्ट एज एन असेंबल लाइन परफॉर्म्ड अ वैरायटी ऑफ टास्क इन रूटिंग बेस। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक असेंबली लाइन पर जो लाते जराही या तभी सामान जो भी हमारे पास मौजूद होता है उसको आलूदगी से हम इस तरह बचाया जा सके कि रूम को साफ सुथरा भी रखा जा सके और हमारी जो तहकीक हो उसके नताइज हमारे पास गलत ना आए। मेंटेन द टाइटनेस इसको एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद असेंबल्ड मेडिकल प्रोडक्ट ऑन एन असेंबल लाइन परफॉर्म द वैरायटी ऑफ टास्क ऑन अ रूटीन बेसिस। जो हमारे पास अमले के जी एक साथ तकवीद करदा दीगर कामों के लिए एक असेंबली लाइन पर जो हमारा सामान है, सामान यानी कि इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको हमने जमा किया है, उनको मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है असेंबल्ड प्रोडक्ट मस्ट बी सेफ फॉर पेशेंट पैकेज एंड बॉक्स मेडिकल प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास जमाशुदा मरीज के महफूज होने वाला सामान है उनको तभी मसनूआत को पैकेज बॉक्स करना चाहिए, उसको पैक करके रखना चाहिए ताकि हम यूज यहाँ पे नोट एक दिया जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। असेंबल मेडिकल प्रोडक्ट्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड स्किल्ड इन अटेंशन ऑफ डिटेल्स। जो अद्वियात हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज की चाहिए, इनमें वाली मसनूआत को जमा किया जाए, उनकी तफसीलात पर तवज्जो दी जाए ताकि हम उसकी तफसील को मजीद आगे एक्सप्लेन कर सकें। उसको इसलिए ब्रीफली एक्सप्लेन कर सके ताकि यूज करने वाले को ये पता हो कि हमने इसको किस तरह यूज करना है। हमें ये तो पता लग गया है कि असेंबली लैंग्वेज क्या काम कर रही है, लेकिन जो ठीक है असेंबली लैंग्वेजेस को पढ़ने वालों को तो ये पता है, लेकिन मौजू आगे हम एज एन कोडर आप तो कोडिंग कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने इनको यूज करना है, जो नॉन कोडिंग एनकोडर्स हैं, जो इससे वाकफियत नहीं रखते, उनके लिए हमने चीज़ों को इस तरह परफॉर्म करके देना है, ये प्रेजेंट करना है ताकि वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सके। तो लास्ट में है वर्क इन क्लीन रूम असेंबलिंग मेडिकल ट्रेज फॉर सर्जिकल यूज एंड अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स। कि तो हमारे पास मेडिकल का इस्तेमाल है, यूजेज है और बहुत दूसरे तबी मसनूआत हैं, इनको मेडिकल ट्रे जमा करने वाली साफ कमरे में काम किया जाए। ऑल ओवर इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स के काम करने के लिए माहौल को भी इतना ही साफ रखें जिस तरह किसी भी बीमारी का क्या कम हो सके और किसी भी बीमारी को कम किया जा सके। इट्स ऑल ओवर। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज वी कैन एक्सप्लेन दैट। थैंक यू। Okay, very good. So next सर इट्स question. Next बेटा ये करना प्लीज। ओके मैम आप करें स्टार्ट। ओके मैम हम बेटा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम की आवाज आ रही है आपकी, आप स्टार्ट करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। My name is Maham Rafiq. Here are my group members. So today my topic is assembly language in driverless cars. Here are the contents: introduction, how self-driving car works, all that. Self-driving cars ऐसी कार्स जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस, और यू कैन से दैट विदाउट द ड्राइवर्स।
और ये ऐसी गाड़ी है, इसको ऑटोनोमस व्हीकल्स भी कहा जाता है। और ये ऐसी गाड़ी प्रोग्रामर्स ने इस तरह इसका कोड एग्जीक्यूट किया है कि ये ऐसी गाड़ी है कि इसका ये जहाँ भी हो इसको पता चल जाता है कि हमारी लोकेशन इस टाइम क्या है, ये एग्जीक्यूट कर लेता है अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स को भी। So, a self-driving car is a vehicle that is capable of sensing its environment, मैंने कहा अभी, and navigating without human input. Self-driving cars can detect surroundings using a variety of techniques such as radar, GPS, and computer vision. radar, GPS और computer vision के ज़रिए ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये काम कैसे करता है, ये विदाउट ड्राइवर एक गाड़ी कैसे चल सकती है। सो अब ये हम पढ़ते हैं कि कैसे, हाउ प्रोग्रामर्स ने इसको किस तरह ये कोडिंग एग्जीक्यूट की है कि ये एक गाड़ी बिल्कुल विदाउट ड्राइवर चल रही है। सो प्रोग्रामर्स यूज सेंसर्स, फ्यूजन और कंप्यूटर विजन। बेतहाशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई है इसमें, सेंसर्स, फ्यूजन में, और हैवी पावर प्रोसेसर भी यूज हुआ है जिससे गाड़ी अपना पाथ लोकेट करती है और फिर गाड़ी खुद ही सब कुछ कंट्रोल करती है। लाइक वो ब्रेकिंग से लेकर स्टीयरिंग को कंट्रोल करना, रेस को कंट्रोल करना, स्पीड को कंट्रोल करना, इवन के वो ये सब खुद ही कंट्रोल करती है। ये तो था एक बातें, लेकिन अब ये इसको एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। जी, ये एक ड्राइवरलेस कार जा रही है बिल्कुल, जिसमें ड्राइवर नहीं है। ये डिटेक्ट कर रहा है अपने ऑब्स्टिकल्स को, ये जो गाड़ी जा रही है इससे कितना डिस्टेंस है, और ये ट्रैफिक साइंस को भी और ट्रैफिक लाइट्स को भी डिटेक्ट करिए कि मुझे पता है कि जब रेड लाइट है तो मैंने रुकना है, येलो है तो मैंने स्टार्ट करना है, और ग्रीन है तो मैंने रन करना है। और ये जितने भी ट्रक्स गुजरे हैं उनकी ट्रैकिंग आईडी भी ऊपर मेंशन है और उसकी डिस्टेंस नीचे गिवन है। और ये जो लोग जा रहे हैं ये कितने मीटर पर इस गाड़ी से कितने मीटर पर है वो भी डिटेक्ट कर रहा है। और ये जो 9 नज़र आ रही है आपको, ये भी कि वो गाड़ी को दूर तक वो जो गाड़ी जा रही है कि उसका कितना डिस्टेंस है। और ये साथ जो जा रहे हैं ऑब्स्टेकल्स। और यही नहीं, इसके बैक पे भी कैमरास लगे हुए हैं और फ्रंट पे भी कैमरास लगे हैं, साइड पे भी, और ये बाउंड्री लाइंस को भी डिटेक्ट कर रहा है कि मेरी बाउंड्री पे कितनी। एक मिनट थोड़ा सा पीछे करती हूँ। जी, यहाँ से मैं बता रही थी कि ये बाउंड्रीज को भी डिटेक्ट कर रहा है कि इसकी बाउंड्रीज पे इसने बाउंड्री से दूर रह के चलना है, गाड़ी ड्राइव करनी है, या फिर इसको अपने पाथ का भी पता है। और इसके साइड का भी इसको पता है और फ्रंट का भी पता है। ये वाली सी, ये देखें, ये फ्रंट व्यू है, इसमें 3D सेंसर्स लगे हुए हैं जो इसको फ्रंट व्यू को भी डिटेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक साइंस के मैंने कब ड्राइव करना है, कब रुकना है। ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनमें ये डिस्टेंस और इनकी ट्रैकिंग आईडीज़ लिखी हुई हैं। और ये साइड व्यू है, ये इसका लेफ्ट व्यू है, और ये बैक व्यू है। और बैक व्यू में भी पता लग रहा है कि ट्रैकिंग आईडी है और ये वाली गाड़ी में से इतने डिस्टेंस पे, और ये वाली इतनी, ये वाली इतनी। सो नेक्स्ट इज़, अच्छा, जो सेंसर्स में बात करी वो यूज़ कौन से हुए हैं। लेडार यूज़ हुआ है जिसमें लेज़र बीम्स है जो कि दूर तक मिली सेकेंड्स में लेज़र को डिटेक्ट कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये गाड़ी कितने डिस्टेंस पे मुझसे दूर है। उसके बाद है हाई डेफिनेशन वीडियो कैमराज, और ये वीडियो कैमराज 3D कैमराज हैं। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि GPS तो हर मोबाइल में, हर गाड़ी में, हर जगह GPS है, जिससे आपको अपनी लोकेशन का पता लग जाता है कि करंट लोकेशन आप कहाँ पे हैं और आपने कहाँ तक ट्रैवल करना है वो भी पता लग जाता है, तो पूरा मैप प्लान हो जाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स ये अभी तक जापान में आ गए हैं शायद, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। प्रोग्रामर्स ने अभी तक इतने कोई हाई प्रोसेसर यूज़ नहीं किया, बट ये जापान में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का कॉन्सेप्ट है ऑटोनोमस व्हीकल के लिए। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स में ये है कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साउंड्स को ये डिटेक्ट करता है, और ड्राइवर जैसे पार्किंग करता है ना, रिवर्स करता है ये वो, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर्स में एक ऐसा सेंसर है ऑटोनोमस व्हीकल में कि ये पार्किंग भी खुद ही करता है, विद माइक्रोस्कोपिक साउंड्स को डिटेक्ट करके ना पार्किंग खुद ही करता है ये। उसके बाद है ऑडोमेट्री सेंसर्स हैं। ऑडोमेट्री सेंसर्स में ये
रोड पूरा लोकलाइज करते हैं कि अगर एक गाड़ी स्ट्रेट जा रही है तो उसमें प्रोग्रामर्स ने इस तरह की असेंबली लैंग्वेज और कोड यूज़ किए हैं कि अगर वो उसमें ये एग्जीक्यूट कर दें कि जैसे गाड़ी में सीधा जाना है तो वो सीधा चलती रहेगी। लाइक रोबोट्स में अगर हम कोई चीज़ फीड कर दें कि दे हैव टू गो स्ट्रेट, देन दे विल गो स्ट्रेट। बट अगर हम उनमें इस तरह का कुछ एग्जीक्यूट, प्रोग्रामर्स ने ऑटोनोमस व्हीकल में कुछ इस तरह का एग्जीक्यूट किया कि गाड़ी जो है वो राइट लेफ्ट, उसे पता होता है कि मैंने अपने पाथ के मुताबिक राइट मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है। सो ये उसमें ऑडोमेट्री सेंसर्स भी यूज़ होता है। रेडार्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं सबसे ज़्यादा। ऑटोनोमस व्हीकल्स को सोच के सबसे पहले माइंड में यही आता है कि अच्छा ठीक है, एक गाड़ी है विदाउट ड्राइवर जा रही है, तो ये ना हो कि उसका आगे वाली गाड़ी से हमारी टक्कर हो जाए, कोलिजन हो जाए। तो रेडार इसमें सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। रेडार जो आगे वाले, अगर फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी है, आप जा रहे हैं रोड पे और आगे एक गाड़ी एकदम से आ जाती है, तो रेडार उसे कोलिजन नहीं करेगा। रेडार सेंसर्स का काम ये है कि वो पहले रेडियो वेव्स भेजेगा आगे वाली, उसका सेंसर इस तरह जनरेट किया गया कि रेडियो वेव्स वो ट्रांसफर करेगा और फिर वो बाउंस होकर दोबारा वापस आएगा और उसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये गाड़ी आगे है कोई, और वो फिर डिस्टेंस भी उससे मेजर कर लेगा और सो ऑन, वो फिर उसकी गाड़ी चलती रहेगी, कोलिजन नहीं होगा। जीपीयू एंड सीपीयू, सीपीयू आजकल तो हमारी हर गाड़ी में सीपीयू का बहुत बड़ा हाथ है, उसी से चल रही है। लेकिन जीपीयू अभी तक, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इस पे अभी काम हो रहा है। सीपीयू तो हर गाड़ी में आ गया। सीपीयू ये है कि सीपीयू सारे काम नहीं करता लेकिन कुछ काम करता है। जैसे आजकल की गाड़ियों में लोग ब्रेक खुद लगाते हैं, लेकिन अब ऑटोमेटिक कार्स भी आ गई हैं, लेकिन लोग ब्रेक वगैरह और कार पार्किंग खुद करते हैं। लेकिन जीपीयू में ऑल टुगेदर सब वो काम खुद करेगा जीपीयू, बट स्टिल प्रोग्रामर्स आर वर्किंग ऑन इट। इसके बाद क्रूज सिस्टम, ये तो क्रूज सिस्टम जिनको गाड़ियों का शौक है या गाड़ियों का पता है उनको पता होगा कि क्रूज सिस्टम आजकल होंडा सिविक में भी आ चुका है और टोयोटा करोला वगैरह और ऑडी बीएमडब्ल्यू सब में आ चुका होगा। उसमें ये होता है कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपको अगर आप कहते हैं कि आगे कोई गाड़ी नहीं है तो आप 100 की स्पीड पे भी चला लेते हैं। तो लेकिन अगर एकदम से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक देनी पड़ती है। लेकिन जो एडवांस क्रूज सिस्टम है उसमें आपको ब्रेक नहीं देनी पड़ती, उसमें वो कैमराज एंड रेडार्स टू मैप आउट सराउंडिंग इंक्लूडिंग देयर व्हीकल। जो कैमराज और रेडार्स है ना वो खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये आगे कोई गाड़ी है। यूजली मेन फॉर हाईवे सिनेरियो, वही के मोटर वगैरह पे यूज होते हैं, आजकल तो हो रहे हैं यूज। स्टीयरिंग व्हील मोटर माउंटेड टू स्टीयरिंग कॉलम, और स्टीयरिंग खुद ही कंट्रोल होता रहेगा, अडेप्टिव स्पीड कंट्रोल। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी जा रही है और एकदम से कोई गाड़ी आगे आ गई है ना तो फिर भी कोलिजन होगी, वो उसका भी डिस्टेंस मेजर कर लेगा और स्पीड उसे पता होगा कि आगे वाली गाड़ी से मेरी कितनी स्पीड होनी चाहिए और कितना हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तो उससे कोलिजन नहीं होगी। आरपी सेंसर्स, रोड प्रेडिक्शंस होंगी जो कि बहुत सेंसर्स बहुत फास्ट काम करेंगे, विल बी मेड इन फ्यूचर फॉर अदर व्हीकल्स, बट स्टिल प्रोग्रामर्स आर एग्जीक्यूटिंग देयर कोड्स। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई असेंबली लैंग्वेजेस एंड मशीन लर्निंग सिस्टम्स और हाई प्रोसेसर्स, इनपुट्स आउटपुट, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए इसके लिए। प्रोग्रामर्स होप्स हो कि फ्यूचर में कुछ अच्छा कर लें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो ईशा इज नेक्स्ट, she'll proceed further. Isha? Yes, Assalamualaikum. And my topic is how Tesla driverless works. Basically, it's primarily based on visual cameras. मतलब अच्छा, next करो, चलो। आवाज आ रही है? हाँ, बोलो। Okay. That I'm doing. Types of algorithms. The combination of the image, particular one, and next करो. Maham. Next करो. Machine language in vehicles. The overwhelming majority of the in-vehicle software in the control system ECUs is created. Mr. C. It's basically empty with a lot of language. For example, dynamic and only allowed at the initialization.
and ever-growing part of the course graduated from AutoStar, other models, and popular configuration for development sport both ईशा बोलो आगे, कर दी आगे। ये आसफा की है क्या? आसफा की है प्रेजेंट उसने करना है ओके आसफा आ जाओ अच्छा, नेक्स्ट इज आसिफा। Assalamualaikum everyone, my name is Asfan Zeer. Using Python programming to play Grand Theft Auto 5. Explorations of using Python to play Grand Theft Auto 5 mainly for the purpose of creating self-driving cars and other vehicles. We read frames directly from the desktop rather than working with the game's code itself. This means it works with more games than just GTA V and it will basically learn whatever you put in front of it based on the frames as input and key passes as output. Next, car internal system. Most of the stuff is plain C. Some like a fancy is mostly either HTML or C++. Written is the summary. There can't be any delay for the injection or brakes. So you write in assembly language. A modular probatic vehicle is a vehicle designed for transportation in congested areas. The MRV is relatively small, easy to maneuver and park. The MRV was designed without a central power plant, transmission, fuel tank, and direct mechanical linkage between driver input devices and the actuator used to accelerate, brake, and steer the wheel. These core vehicle functions are located at the corner of the vehicle in a modular electric corner assembly or E-corner. Because the MRV uses by wire control system, substantial spaces and weight is conserved compared to conventional designs. Moreover, the functional capabilities that are provided by the individual E-corners enable control of the vehicle in a variety of different operating modes modular robotic vehicles. Next slide. Not just cars. We will also have autonomous commercial aircraft, framing equipment, construction vehicles, semi-trucks, and freight liners. The conclusion is the transition from self-driving cars with varying levels of autonomy to full autonomous vehicle is yet to be made. However, modern all technologies and machines learning development are making rapid leaps forward in the direction. And that is what driving the industry forward. Top automotive brands such as General Motors, Ford, and Tesla are in the final stages of testing their driverless vehicles, which means we are on the verge of seeing a revolutionary change in the way we communicate. Thank you. Okay, good. Next group Farid Saab. जी सर मैं शेयर करने लगा हूँ हमजा खालिद जी Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, might use the most beneficial and merciful. My name is Hamza Khalid and I am here to present about uses of assembly language in information technology. Before starting, I would like to talk about a bit about what is actually assembly language. Assembly language Assembly language is probably not at the top of most people list in terms of hiring. It is not a high demand programming, but I think some very interesting use cases which still makes assembly language very relevant. And it's a useful skill to know if you are learning assembly language, you will be learning low level operation of a computer. Assembly language of assembly language requires a detailed knowledge of how a central processing unit, or you can say that CPU functions.
within a computer. The syntax and command are dependent on the specific CPU itself. मान नेक्स्ट ट्राई करें. प्रीवियस करें जरा प्रीवियस. There is a very little demand for assembly language programmers, and assembly language is a low-level programming language designed for a specific type of processor. For example, a programmer. An assembly language is a programming language that can be used to directly tell the computer what to do. An assembly language is almost exactly like the machine code that a computer can understand, except that it uses words in place of numbers. An assembly language is a type of low-level programming language that is intended to communicate directly with the computer's hardware. For example, a programmer may write a specific process in assembly language and to make sure it functions as efficiently as possible. There is another example, might be a OPA control system, such as a flight control system. There is wide need for real-time control of a drone, and assembly language may be very helpful that gives you feedback to make the flight control system stable. This is a short introduction of assembly language. For further detail of the uses of assembly language in information technology, I would like to call Umair Waheed for further discussion. Thanks. Umair Waheed, continue करें. Assalamu alaikum class. My name is Meherway. I am here to tell about uses of assembly language in IT. Today, assembly language is used primarily for direct hardware manipulation and to access specified process instructions and to address critical performance issues. And assembly language is also used in low-level embedded systems and real-time systems. Writing assembly language is used as a in software development. Writing assembly language software is similar to other software development processes. And assembly language is a low-level programming language designed for a specific type of processor. It may be produced by compiling source code from high-level programming languages such as C and C++, but can also be written from scratch. Assembly code can be converted to machine code using an assembler. As we use assembly language in software development, since most compilers convert source code directly to machine code, software developers often create programs without using assembly language. However, in some cases, assembly code can be used in fine-tune a program. For example, a programmer may write a specific process in assembly language to make sure it functions as efficiently as possible. Uses of assembly language. Some compilers translate high-level language into assembly first before it fully compiling, allowing the assembly code to be viewed by debugging and optimization of sources. Assembly language is used when speed and reliability are the overriding factors like small footprint real-time operating systems. We use assembly language to enhance speed of execution, especially in early personal computer with limited processing power and RAM. Code that must interact directly with the hardware, for example, in device drivers and interrupted hardware handlers. That's it. And next, Usman. Assalamu alaikum. I'm Sanjay. I'm here to the topic of some use as a critical hacker. Is important as a part of education because it introduction on machine thing, how to machine work. Second, hacker use assembly some situations. Reverse engineering. Assembly is one of the toolbox. There is intent. Many assembly but not compulsory hackers depend on what type of domain you need. Programmers and hackers think that higher language like C++, Python are more useful than this, but it is wrong. Because assembly language allows to do it, you cannot do with other language. For example, while processing doesn't require understanding language. If you are working on same like words and explore and mal can help you a lot.
Assembly language is in malware managed code towards code engineers, coders, capable embedded analysts, and virus writer also need to assembly language. Language also in cybersecurity. Why it is important? You should be able to detect and understand how malware works. Malware is one cybersecurity perfect and therefore it would be beneficial for them to know how malware. Cybersecurity engineer is one who can the knowledge of somebody. That is the end of our plan. Thank you for your attention. सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर स्क्रीन शेयर हो रही है भाई हो रही है Assalamu alaikum, this is Humayun Riaz. Today the topic of our presentation is the use of assembly language in Arduino. First of all, I will give you a brief introduction about Arduino. Well, Arduino is a platform for microcontroller devices that makes embedded programming much easier than traditional methods. Arduino has been the brain of thousands of projects from everyday objects to complex scientific instruments. A worldwide community of makers, students, artists, programmers, and professionals has gathered around this open source platform. Their contribution have added up to an incredible amount of accessible knowledge that can be of great help to beginners and experts. The Arduino platform is essentially composed of following frameworks: C++ frameworks, device bootloader, integrated development environment, and assembly language. Why are Arduino useful? They are easy to use. Arduinos are useful in that they greatly lower the barrier of entry into programming embedded electronics. We can write meaningful applications within minutes instead of hours or days. The learning curve is so much lower now than it used to be, which allows more people to get involved and in turn expands the industry for everyone. They are open source. The Arduino platform is open source and it has allowed millions of people to get involved in embedded electronics. We have seen a huge number of open source projects flood sites like GitHub, which is gated for the community. This means if you are trying to interface with some censorship, we can just pop on over to library on GitHub and download the code. They are cheap. We can easily find some of Arduino boards on the internet for around 15 USD, which is far below the hundreds of dollars you used to have to pay for microprocessors, evaluation boards. Although hobby electric chips did exist, they were not cheap and their tools were usually pretty poorly made. To get anything higher quality, you had to pay top dollars. What can we do with Arduino? We can build a teeny weather display system. We can build it requires you to build a small display that shows off the current weather, highs and lows. You can also add tomorrow's weather if you are looking for a broader domain. Program the system in a way so that it can display temperature with different units, both Celsius and Fahrenheit. We can build a motion triggered night lamp for using under our bed. It requires us to build a LED lighting system that will be controlled by an Arduino board. It will detect our motion in the night and trigger the lights as soon as we get up from the bed. We can build a fingerprint scanner to our garage door opener. Another great real-life example is we can build a fingerprint scanner that will let us inside our garage after confirming our fingerprint first. Now our next group member will discuss further types of Arduino. Thank you. जरिया स्टार्ट करो
Assalamualaikum class. My name is Arya Beg. I'm discussing about types of Arduino board. The first one is Arduino Uno. The Uno is a huge option for initial and Arduino. It consists of 14 digital inputs outputs point pins, where 6 pins can be used as pulse width modulation outputs, 6 analog inputs, a reset button, a power jack, a USB connection, and more. It includes everything required to hold up the micro. Simply attach it to the PC with the help of a USB cable and give the simple supply to the AC to DC adapter or battery. The second one is Arduino Mega. The Arduino Mega is similar to the Uno's big brother. It includes a lots of digital inputs and output pins. From that, 14 pins can be used as pulse width modulation, 6 analog inputs, a reset button, a power jack, and USB connection and reset button. It includes everything required to hold up the microcontroller. Simply attach it to a PC with the help of USB cable and give the supply to the get started with the AC to DC adapter or battery. The huge number of pins make the Arduino board very helpful for designing the projects and need a bunch of digital input outputs like lots of buttons. The third one is Arduino Duo. The Arduino Duo is the first Arduino board based on the 32-bit RAM core microcontroller with 54 digital input output pins, 12 analog inputs, 2 DAC and 2 CN. It's a perfect board for powerful large-scale Arduino projects. The Arduino Duo is a microcontroller board based on the Atmel RAM core M3 CPU. The last one is Arduino Leonard. The first development board of an Arduino is the Leonard. The board uses one microcontroller along with a USB. That means it can be very simple and cheap also. Because this board handles USB directly, program libraries are obtainable which let the Arduino board to follow a keyboard of the computer mouse etc. Now Zair will discuss about the Arduino hardware and compatible devices. Thank you. Assalamu alaikum everyone. This is Udair and here I am going to discuss some Arduino hardware compatible devices. An Arduino hardware compatible devices is one where the various input output pins on the board have been arranged to match one of the hardware compatible board. It can usually accept any of the shield and in modules created for an official Arduino board. The reason behind this are covered in the Arduino naming convention existing Arduino form factors. Here are some of the diagrams given below. And the next one is Sane Smart UNO R3. This is the new Sane Smart UNO R3. The new 80 Mega 16 U2 chips allows for faster transfer rates and more memory. Adds SG and SCL pins next to the air analog reference. 2 new pins are placed near the reset pin. One is the IRF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board. The other is not connected and reserved for the future purpose. Works with all existing shields, but also compatible with new shields that require the additional pins. Its type of UNO clone. And the next one is Sane Smart Mega 2560. It is the newest product. It is the strongest reset circuit of 1.0 pin out. Adds SG and SCL pins, no drivers needed. It transfers at faster rate and it has more memory. It has some features. Analog input pin 16, flash memory 256 KB, 8 KB used by bootloader. Operating voltage 5 volt, input voltage 7 to 12 volt, DC current per input output pin 40 milliampere. And the next one is Bars UNO, based on the UNO with rearranged LED reset button. It is mini USB and altered pin 13 circuitry so that the LED and register do not refer with pin function when acting as an input. The Bras UNO was designed using keycard and is licensed as GPL v2.
And the next one is Davlino. Davlino Little Devil is low cost, easy to build, Android compatible development board. It is low profile, so whole version with a simplified design. It is based on 80 mega 328p microcontroller and comes pre-flashed within the Arduino bootloader. One source design with bare basic hardware, not that Arduino is a kit and requires assembly. Now here are software compatible devices. Board DC. The board is an Arduino clone. When programmed with the Arduino bootloader, it can talk to the Arduino software and run sketches just like the original. And Arduino USB. This board converts a USB connection into a 5-volt serial TX and RX that you can connect straight to the Arduino Mini, Arduino Ethernet or other microcontrollers, allowing them to talk the computer. It features an 80 mega 16 U2 programmed as a USB to serial converter, the same chip found on the Arduino UNO. And the next one is Dragonfly, a new sensor shield in Arduino form factor that allows you to measure temperature, humidity, and quality of air you are breathing. And the next one is Raspduino. The Raspduino is an Arduino compatible microcontroller board designed to plug on top of Raspberry Pi. It is then possible to add Arduino Shield to the Raspduino. That's it. Thank you very much. Okay, good. So अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बताएं। My name is Hamdiyatullah and today our topic of discussion is automatic traffic light controller. We are 4 members. Their name are written here. First of all, I will discuss about the problem which caused the existence of traffic lights. So, traffic light control is a big issue in today's hostile world. The major cause leading to traffic congestion is the high number of vehicles, which was caused by the population and the development of economy. So we came across the solution of automatic traffic light controller, which is not only dynamic in nature but can control traffic smoothly. दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि मतलब जब हम रोड पे जाते हैं, अगर हम कंसीडर करें, अब तो हमारे पास ट्रैफिक लाइट की सहूलत मौजूद है, लेकिन जब हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी, या अगर हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे वार्डन्स भी नहीं थे रोड पे खड़े, तो स्पेशली जो इंटरसेक्शन रोड है उधर हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे क्या हालात होंगे, कि मतलब जब ना वहाँ पर लाइट हो, ना वहाँ पे वार्डन खड़ा हो, तो वहाँ पे गाड़ियों का क्या ये सारा प्रॉब्लम जो है हम रोज़ रोड से गुजरते हैं, तो हम ये चीज़ जो है वो हम समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी और अब इनका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट स्मार्ट ट्रैफिक लाइट. Smart traffic lights are a vehicle traffic control system that combines traditional traffic lights with dynamic control signal that adjust the timing and the phasing of light according to limit that are set in controller programming. These are the solutions. जो कि जब भी हम रोड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 किस्म की वहाँ पे लाइटें लगी होती हैं, रेड, ब्लू और येलो. ये लाइटें लगी होती हैं और हमें इन लाइटों को देख के पता होता है कि कौन सी लाइट पे हमने रुकना है, कौन सी लाइट पे हमने चलना है और कौन सी लाइट पे, ठीक है. और ये जो है ये हमें एक सहूलत आ गई. जब हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो उसके बाद जो हमें फर्स्ट जो सोल्यूशन मिला था ना हमें ट्रैफिक लाइट्स का, वो ये था: द सिग्नल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग ट्रैफिक कंडीशंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम दैट कार स्पेंड आइडलिंग.
Now I will discuss about the history of traffic lights. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट थी या जो ट्रैफिक लाइट है वो कहाँ से हमारी जो है एग्जिस्टेंस में आई थी या किसने वो लेकर आया था, ये हमारी रोडों पे ट्रैफिक लाइट्स किस तरह नजर आने लग गई थी. The world very first traffic light were invented by J.P. Knight, installed near London House of Commons, which was on the intersection of George and Bridge Street in 1968. जो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो एक फर्स्ट ट्रैफिक लाइट वर ऑल कंट्रोल बीटी ईदर बीटी टाइमिंग और मैनुअली स्विच. ये हिस्ट्री थी इसकी एंड द फर्दर डिस्कस बाय द अदर मेंबर्स. थैंक यू. Assalamu alaikum. My name is Tareem Shahid. I'm going to discuss traffic lights. The red signal prohibits any traffic from proceeding. The yellow light warns that the signal is about to change to red. The green light allows the traffic to proceed in the direction denoted, and the blue LEDs are provided in each lane for arrival of any emergency. Next. There are some benefits of traffic lights. The function of traffic lights is to provide sophisticated control and coordination to ensure that traffic moves as smoothly and safely as possible. The primary function of any traffic signal is to assign right of way to conflicting movements of traffic at an intersection. Next. The components used in it are: the project uses a LED light as an indicator, a microcontroller for auto change signal after a specific time interval. The LEDs are automatically on and off by making the corresponding port pin of the microcontroller high. Next will be discussed by Noor. Assalamu alaikum. Myself Noor Sabahat. Now I will explain two topics. First one is LED. LED is a micro light emitted diode, which is a semiconductor device that emits lights when an electric current is passed through it. Light is produced when the particles that carry the current, known as electrons or holes combine together within the semiconductor material. Since light is generated within the solid semiconductor material, LEDs are described as solid-state devices. LEDs are very good alternative compared to incandescent lamp in case of energy efficient and long service life. The energy consumption in LED traffic signals is 8 to 12 watt per unit. The consumption used to about 50 watt for incandescent lamp. That means with the LED technology, average 80% energy saving can be achieved in a traffic signalization. So the high light efficiency of LED technology, energy saving can be achieved without the loss of lightning performance. In addition to this, LED traffic signal have long service life and need less maintaining service than incandescent lamp. The second topic is microcontroller. A microcontroller is a compact integrated circuit designed to govern a specific operation in an embedded system. A typical microcontroller includes a processor, memory, and input-output peripherals on a single chip. How do microcontroller work? A microcontroller is embedded inside of system to control a singular function in a device. It does this by interpreting data it receives from its input-output peripherals using its central processor. The temporary information that the microcontroller receive is stored in its data memory, where the processor accesses it and uses instructions stored in its program memory to decipher and apply the incoming data. It then uses its input-output peripherals to communicate and enact the appropriate action. The second participant is Fawwa Kamran. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, class. Myself, Farba Kamran, and I'm going to discuss the basic working of traffic light controller. As discussed
earlier, the main objective of this traffic light controller is to provide sophisticated control and coordination to confirm that traffic moves as smoothly as safely as possible. बेसिकली इस सिस्टम में टू मेन चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं, जैसे कि पहले नूर ने बता दिया, एलईडी और माइक्रो कंट्रोलर्स। एलईडी बेसिकली यूज़ होती हैं एज एन इंडिकेटर, जो इंडिकेट करती हैं। 3 लाइट्स यूज़ होती हैं, आप सबको पता ही होगा डेफिनेटली कि वो क्या क्या इंडिकेट करती हैं। तो वो एज एन इंडिकेटर यूज़ होती हैं और बाय द टाइम वो कभी ऑन होती हैं, कभी ऑफ होती हैं। तो बेसिक चीज़ जो उनको ऑन और ऑफ कर रही होती है वो पीछे से माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑटो चेंजिंग ऑफ सिग्नल एट स्पेसिफाइड रेंज ऑफ टाइम इंटरवल। LED lights get automatically turned on and off by making corresponding port pin of the microcontroller high. अब इस माइक्रोकंट्रोलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी कि हमने असेंबली लैंग्वेज की आपको एप्लीकेशन बतानी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मतलब माइक्रो कंट्रोलर को बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है। माइक्रो कंट्रोलर के बेसिकली 4 पोर्ट्स होते हैं और हर पोर्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 8 पिन्स लगी होती हैं, जो टोटली शायद 32 पिन्स होती हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको उसकी वर्किंग बताने लगी हूँ। क्वेश्चन राइजेस कि असेंबली लैंग्वेज इसमें किस तरह से यूज़ होती है। बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज के एक बहुत सिंपल से प्रोग्राम पे ऑपरेट कर रहा होता है। प्रोग्राम बहुत सिंपल होता है, उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। जैसे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो टाइमली टर्न ऑफ और ऑन होती हैं, तो वो जो टाइम होता है 10 सेकेंड्स होते हैं, जैसे इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो वो जो भी टाइम होता है उसे हम प्रोग्राम में एडजस्ट करते हैं और मतलब हमारी जो असेंबली का प्रोग्राम होता है उसे हम इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि वो माइक्रो कंट्रोलर को जब भी उसका आउटपुट आता है वो 1-0 फॉर्म में आता है और 1 मीन ऑन एंड 0 मीन ऑफ। तो जो भी आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर का होता है वो माइक्रो कंट्रोलर मतलब असेंबली लैंग्वेज का जो भी आउटपुट होता है वो माइक्रो कंट्रोलर तक जाता है। वो कैसे जाता है, बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन्स होती हैं वो डायरेक्टली एलईडीज के साथ अटैच होती हैं। तो जब माइक्रो कंट्रोलर को असेंबली लैंग्वेज की तरफ से आउटपुट मिलता है ऑन और ऑफ व्हाटएवर इट इज, तो वो उसके अकॉर्डिंगली लाइट्स को ऑन और ऑफ करता है। ये जो सिस्टम था ये बहुत मतलब टाइम पहले यूज़ होता था, मतलब पाकिस्तान में तो अब भी यूज़ होता होगा, लेकिन अब अब्रॉड वगैरह में ये यूज़ नहीं होता। अब तो वहाँ पे वो सेंसर बेस्ड सिस्टम यूज़ होते हैं, जो मतलब जो सड़क होती है उसके ऊपर इसके नीचे अंडरग्राउंड सिस्टम में मैग्नेट लगे होते हैं, वो गाड़ी को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर इस तरह से वो सिग्नल चले जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। लेकिन पहले ये सिस्टम यूज़ होता था असेंबली लैंग्वेज का, कि असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का कोड बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू चेंज होता है, उसको किसी भी तरह से चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। तो दैट्स इट, थैंक यू। इजाज स्क्रीन शेयर करें।
हेलो 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 कोई है